हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एस संसार यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसके साथ यहाँ पर आपको बता दें, जो नए भाई बहन डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 18 सितंबर से ओपन होने जा रहे हैं। 18 सितंबर से आप डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई हमसे कांटेक्ट करने की, वहां से कांटेक्ट करके आप अपना जो डीएलएड में एडमिशन है वो कंफर्म करा सकते हैं मिनिमम यानी कि न्यूनतम फीस में। ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से फीस निर्धारित की जाती है उससे भी कम फीस में आपका जो डीएलएड में एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कल हमने आपको पढ़ा दिया था, इससे आगे की जो सवाल है वो आपको देखने के लिए मिला होगा। प्रश्न संख्या 41। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 में नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए क्या कहा गया है कि नहीं कि नौकरी के लिए जो डिग्री की अनिवार्यता वो समाप्त की जाए। ये 1992 की नवीनतम नीति में कहा गया था। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रवर्तकों ने यह अनुभव किया कि यदि नौकरी हेतु डिग्री की आवश्यकता अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए तो नवयुवकों में उच्च शिक्षा प्रदान कर डिग्री लेने की लालसा स्वयं समाप्त हो जाएगी। वस्तुतः जिन छोटी बड़ी नौकरियों में डिग्री का होना या ना होना कोई महत्व नहीं रखता, उनके लिए डिग्री अनावश्यक समझनी भी चाहिए। विकसित देशों में नौकरी के लिए डिग्री अनिवार्य नहीं है, अतः वहाँ डिग्री प्राप्त लोगों का प्रतिशत 1 से नीचे है। ठीक है, वहाँ पर डिग्री प्राप्त ऐसे लोग हैं जिनका प्रतिशत 1 से नीचे है, जबकि भारत में अधिकांश नौकरी में डिग्री की अनिवार्यता होने के कारण ये प्रतिशत 3.75 है। ठीक है, 1981 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बताया गया। ठीक है, 3.75 ये उस समय का प्रतिशत बताया गया 1981 की जनगणना के अनुसार। डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर देने से आज जो डिग्री प्राप्त छात्रों की भीड़ है वह खुद में ही समाप्त हो जाएगी और उच्च शिक्षा के लिए रुके छात्र ही आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी इस क्लास में। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से पहले जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक 2 शब्दों से मिलकर बना है पूर्व प्राथमिक, अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा से पहले की जो एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी लेवल से पहले एजुकेशन दी जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, ठीक है, या प्री प्राइमरी स्कूल्स में, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बालक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश से पूर्व जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। वास्तव में पूर्व प्राथमिक शिक्षा माता के गर्भधारण के साथ आरंभ हो जाती है तथा बालक की आयु 5 या 6 वर्ष होने तक चलती रहती है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, जन्म पूर्व शिक्षा तथा जन्मोत्तर शिक्षा। जन्म पूर्व शिक्षा के अंतर्गत माता के गर्भ में स्थित बालक की देखभाल आती है। इसमें माता के स्वास्थ्य, भोजन, मनोस्थिति आदि पर ध्यान दिया जाता है, जिससे गर्भ में स्थित बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास जो है वो ठीक ढंग से हो सके। जन्मोत्तर शिक्षा के अंतर्गत घर, परिवार और पड़ोस व पूर्व प्राथमिक कक्षा में अर्जित ज्ञान आता है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक कक्षा में अर्जित ज्ञान आता है। ठीक है, जन्मोत्तर शिक्षा में, जन्मोत्तर शिक्षा के अंतर्गत यानी कि जन्म के बाद। ठीक, क्या आता है इसमें? पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो आप ज्ञान आप अर्जित करते हैं वही आता है। तीसरा आपका सवाल है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। तो औपचारिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बालकों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। कोठारी आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं इनको कुछ इस तरह से समझाया गया है। बालकों में आपसी सहयोग की भावना प्रदान करना, प्रगत करना। इसके अलावा सद्भावना और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। इसके अलावा दूसरा, राष्ट्रीय एकता, बालकों में अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास करना, जो बच्चे हैं उनमें अच्छे नागरिकों के गुणों को बताना। ठीक है, तीसरा आपका बालकों में सत्य और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तीसरा क्या बताया गया आपका? बालकों में सही और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। चौथा आपका उद्देश्यपूर्ण और क्रियात्मक कार्यकलापों के द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति में योगदान देना। ठीक है, उसके बाद 5वां आपका वातावरण के अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना। अगला आपका 6ठा, सामूहिक जीवन व्यतीत करने की आदत का विकास करना। अगला आपका निरीक्षण खोज की भावना का विकास करना। और 8वां आपका पॉइंट यहाँ पर बताया गया है बालकों में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। अगला पॉइंट आपका बालकों में कला, संगीत और कविता द्वारा आत्मविव्यक्ति का विकास करना। अंतिम पॉइंट बताया गया 10वां, बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं
पूर्व प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। इसे स्पष्ट करना आपको, प्राथमिक जो शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक बालक को होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पाकर प्रत्येक बालक से कम आवश्यक शैक्षिक कार्य तो कर ही सकता है, वहीं स्कूल जाने की उसकी आत्मभिलाषा भी पूरी होगी, उसका मानसिक विकास होगा और वह एक अनपढ़ बच्चे की अपेक्षा विवेकशील नागरिक बनेगा। मानवता के नाते भी प्रत्येक को, यानी कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का पूरा हक है और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण ही होना जरूरी है और होना भी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन का विवेचन यहाँ पर आप कीजिए। अपव्यय क्या अवरोधन आपको बताना है। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास में अपव्यय और अवरोधन की समस्या एक गंभीर समस्या। अपव्यय से तात्पर्य है कि राज्यों और अभिभावकों के द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले धन का पूरी तरह से लाभ ना उठा पाना। जब कोई छात्र किसी कारणवश अपनी शिक्षा प्राप्त होने से पहले ही विद्यालय छोड़ देता है तो उसे आप अपव्यय में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया कि जब कोई छात्र एक ही कक्षा में कई बार फेल होता है तो इसे अवरोधन की समस्या कहते हैं। कैसे कहते हैं? जब कोई बालक एक ही क्लास में बार बार फेल होता रहता है तो उसे आप अवरोधन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? अवरोधन। अपव्यय क्या होता है? छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे क्या बोलेंगे? आपका अपव्यय। इस समस्या के समाधान के लिए सभी प्रयास पूर्णतः असफल रहे हैं। इस समस्या का मुख्य कारण अभिभावकों की अशिक्षा और रूढ़िवादिता भी है। अशिक्षित और रूढ़िवादी अभिभावक अपने बालकों को शिक्षा प्राप्त कराना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तथा वे बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं, यानी कि बालिकाओं को और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं करना देता है। इसके बाद अधिकांश बालक इन्हीं कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और एक ही कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण भी होते रहना इसी का एक रीज़न है। अगला सवाल है यहाँ पर आपका 46 नंबर का। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन दूर करने के उपाय लिखिए। प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें अपव्यय और अवरोधन दूर करने के उपाय आपको बताना है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। उपस्थिति से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना। इसके अलावा दूसरा, प्राथमिक स्तर पर विद्यालय की व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए। इसके अलावा बालकों के खेल कूद और मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा आनंदमय अधिगम, ठीक है, क्या है? आनंदमय अधिगम की अवधारणा पर कार्य किया जाए। किस पर? आनंदमय अधिगम की अवधारणा पर भी आपको कार्य करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया? कक्षा शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सरल मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, सभी बच्चे जैसे नहीं होते, तो उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद बताया गया कि विद्यालय में आवश्यक शैक्षिक साधन उपलब्ध कराए जाएँ, अलग अलग तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाए। दोपहर में पोषाहार की व्यवस्था की जाए, यानी कि MDM की व्यवस्था की जाए, मिड डे मील की। प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स की व्यवहारिक और जीवन से संबंधित बनाया जाए। कोर्स को रटंत ज्ञान वाला कोर्स ना बनाया जाए बल्कि व्यवहारिक बनाया जाए और जीवन से जो संबंधित होता है वो सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 47 आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की समन्वित पद्धति के प्रत्यय को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन प्रसंप्रत्य है जिसका उद्गम और विकास अमेरिकी शिक्षा शास्त्रियों की देन है। क्या है? अमेरिकी शिक्षा शास्त्रियों की देन है शिक्षा की समन्वित पद्धति। ठीक, भारत में कोठारी आयोग के द्वारा इस प्रत्यय पर सर्वप्रथम विचार किया गया था और कोठारी आयोग ने ये निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की मात्र स्मृति स्तर पर सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, जिसका ना तो व्यवहारिक दृष्टि से वे अपने जीवन में कोई लाभ उठा पाते हैं और ना ही दीर्घकाल तक प्राप्त ज्ञान को अपनी स्मृति में रख पाते हैं। इस प्रकार छात्रों को प्रदत्त जो ज्ञान है वो निरर्थक सिद्ध होता है। अतः ये आवश्यक है कि बालकों को अनुभव के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वे प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन का स्थायी अंग बना सकें। इसके अतिरिक्त अनुभवों की प्राप्ति के अनंतर उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता के अभाव में, ठीक है, यहाँ पर वे स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनकी नैसर्गिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। आगे बताया गया कि समन्वित पद्धति इस दृष्टि से नितांत उपयोगी पद्धति है, जिससे छात्रों को विषय सीमा तोड़कर स्वतंत्रतापूर्वक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो विषय सीमा तोड़कर, यहाँ पर आगे क्या क्या बताया गया, इस दृष्टि से जो नितांत उपयोगी पद्धति है जिसमें छात्रों को क्या होगा, विषयगत सीमा तोड़कर, यानी कि जिस विषय को वो पढ़ना चाहते हैं उस विषय को वो पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि विषय की वहाँ पर आप उस पर सीमा लाग दें, ठीक है, सीमा कर दें कि भाई यही विषय आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उन विषयों को हटकर भी स्टूडेंट से पढ़ सकता है जो उसे पसंद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल कुछ विषय स्टूडेंट्स को दिए जाए। ठीक है, तो ऐसे सभी विषयों को पढ़ने का स्टूडेंट्स को अवसर प्राप्त होता है इस पद्धति में। समन्वय पद्धति की व्यवस्था यहाँ पर क्यों की गई, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया आगे। समन्वय पद्धति व्यवस्था के अंतर्गत समग्र प्राथमिक स्तर की एक इकाई के रूप में तथा एक व दो को अविभक्त इकाई के रूप में निर्धारित किया गया।
प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम की इकाई दूसरी कक्षा के पाठ्यक्रम की इकाई से पूर्णतः संबद्ध है। पाठ्यक्रमों की इकाई का समन्वय सरल से कठिन नामक वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है उसे किस तरह से डिजाइन किया गया, पहले सरल चीज़ों को रखा गया, फिर आगे कठिन चीज़ों को रखा गया। इन बालकों के पाठ्यक्रम को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई। यदि कोई छात्र अन्य छात्रों की अपेक्षा कम समय में किसी इकाई को पूर्ण कर लेता है तो उसे दूसरी इकाई का अध्ययन करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। कोई बच्चा किसी लेसन को कंप्लीट कर लेता है दूसरे बच्चे से पहले तो उसे अगला लेसन पढ़ाने की भी पूरी छूट रहती है। इस पद्धति के अंतर्गत अध्यापक का कार्य केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है और ऐसा होना भी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई गई, दूसरा पॉइंट देखेंगे, पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स समन्वय पद्धति में अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर छात्रों को प्रदान किया गया है। इसी कारण इस पद्धति में विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है। शिक्षण और अधिगम से इन अनुभवों का पूर्ण संबंध स्थापित किया जाता है और बालकों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए ये अनुभव वांछित परिस्थितियों पर ही निर्भर होते हैं। क्रिया के माध्यम से बालक इन अनुभवों को स्वयं ग्रहण करते हुए विकास की दिशा में प्रवृत्त होते हैं और अध्यापक उनका आवश्यकता अनुसार पथ प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया गया समन्वित पद्धति में मूल्यांकन। ठीक है, किसमें? समन्वित पद्धति में मूल्यांकन। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, तो परंपरागत मूल्यांकन पद्धति के विपरीत इस पद्धति में अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में न किया जाकर सत्र के मध्य आवश्यकता अनुसार अनेक बार किया जाता है। अपनी प्रगति के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ज्ञात होने पर छात्र अधिगम की दिशा में स्वतः प्रेरित होते हैं। मूल्यांकन की प्रविधियाँ उद्देश्यों आदि के संबंध में अध्यापकों को प्रारंभ में ही योजना बनानी आवश्यक होती है बच्चों के लिए। इस प्रकार जो प्राथमिक शिक्षा है उसके अंतर्गत समन्वित पद्धति एक नवीन पद्धति है जिसमें बालकों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप अनुभव के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि राजस्थान का जिक्र किया गया है। यहाँ पर राजस्थान में इस पद्धति के प्रयोग में वांछित स्तर तक सफलता प्राप्त की गई है। वस्तुतः ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है और समस्त भारत में इसको प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अगला सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है नारी शिक्षा। ठीक है, महिला एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा रहा है। महिला शिक्षा पर हंसा समिति ने क्या सुझाव दिए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो महिला शिक्षा के लिए हंसा कमेटी गठित की गई थी, इसने क्या सुझाव दिए थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो हंसा मेहता समिति, ठीक है, 1962 नारी शिक्षा से रिलेटेड थी। लड़के लड़कियों के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता और संभावना पर विचार करने के लिए हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये तय कर लिया था कि हम जिस प्रजातांत्रिक और समाजवादी समाज के लिए निर्माण का प्रयास कर रहे हैं उसमें शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं, रुझानों और रुचियों से संबद्ध होगी और इसका लिंग के आधार पर विभाजन संभव नहीं होगा। इसलिए लड़के लड़कियों में लिंग के आधार पर भेद करते हुए भिन्न पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। पर इसके साथ ही समिति ने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के समाज के निर्माण में अभी काफ़ी देर लगेगी। इस संक्रांति काल में हम स्त्रियों पुरुषों के बीच कतिपय मनोवैज्ञानिक अंतर और उसके आधार पर सामाजिक कार्यों में अंतर वस्तु स्थिति के रूप में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम निर्माण के व्यवहारिक आधार के रूप में स्वीकार करने होंगे। ये जरूरी है कि ये अंतर ऐसा हो कि नए समाज के निर्माण में बाधा पैदा ना करे, न केवल वर्तमान स्थिति को यथावत जैसी स्तरीय वैसी बना रखे, बल्कि अपेक्षित परिवर्तन के लिए वातावरण भी पैदा करे। यानी कि जो यहाँ पर परिवर्तन आता है वातावरण में, उसके लिए भी वातावरण, जो अपेक्षित परिवर्तन है उसके लिए वातावरण भी आपको प्रदान करे। ठीक है, तो ये यहाँ पर महिला शिक्षा के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके उद्देश्य थे। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया गया, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। जो बेसिक शिक्षा थी इसके प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन 2018 की परीक्षा में आ भी चुका है। बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला सांस्कृतिक उद्देश्य, किसमें क्या बताया गया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी ढांचे में डाली गई थी, उसका एक उद्देश्य विदेशी संस्कृति को भारतीयों पर थोपना था। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में भारतीय शिल्पों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और शिक्षा को भारतीय संस्कृति में अनुकूल बनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, क्या बताया गया, बालक में नैतिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। उचित अनुचित का विचार, कार्य अथवा कार्य की भावना का विकास ऐसी शिक्षा के द्वारा संभव है जिसका आधार अहिंसा है। अहिंसा पर आधारित ये बेसिक शिक्षा प्रणाली बालकों में पारस्परिक घृणा, सांप्रदायिक द्वेष, एक कलह की कलुषित मनोवृत्तियों को पनपने नहीं देती है। दूसरा आपका आर्थिक उद्देश्य, बेसिक शिक्षा के आर्थिक क्षेत्र में दो उद्देश्य हैं। बच्चों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं में विद्यालयों के व्यय की आंशिक पूर्ति करके उनको आत्मनिर्भर बनाना और बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद बेकारी की समस्या का समाधान करना। ये शिक्षा बेकारी की समस्या का समाधान करके देश की सहायता कर सकती है और साथ ही उत्पादन वृद्धि में भी ये योगदान दे सकती है। ठीक है, क्या बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य थी ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला उद्देश्य था बेसिक शिक्षा परियोजना का सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। सर्वोदय समाज में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, संघर्ष के स्थान पर न्याय, शोषण के स्थान पर सेवा की प्रवृत्तियाँ होती हैं। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ही सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उदाहरण के लिए जो बालक किसी शिल्प में परिश्रम करता है, ठीक है, किसी भी काम में परिश्रम करता है, वह व्यक्ति परिश्रम का महत्व समझता है और दूसरे का शोषण नहीं करता है। इसी तरह बेसिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों से शोषणहीन समाज की स्थापना संभव हो सकती है।
अगला यहाँ पर उद्देश्य बताया गया नागरिकता के गुणों का विकास का उद्देश्य, नागरिकता के गुणों के विकास का उद्देश्य बताया गया। आज के बालक ही कल के नागरिक होंगे, बिल्कुल सही बात है। उनको इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनमें नागरिकता के गुणों का विकास हो। ठीक है, बेसिक शिक्षा भारत के भावी नागरिकों में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति और सामाजिक सेवा की भावना जागृत करेगी। ऐसी धारणा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रहे इनकी थी। बेसिक शिक्षा प्राप्त बालकों में सहयोग से कार्य करने की भावना विकसित हो जाती है, क्योंकि वे मिलकर कार्य करते हैं, सभी साथ साथ कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें समाजवादी समाज की बुनियाद डालने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पर उद्देश्य क्या बताया गया देखेंगे। बेसिक शिक्षा का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। आधुनिक शिक्षा बालक के मानसिक विकास पर ही बल देती है, लेकिन बेसिक शिक्षा द्वारा ही बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया। बालकों की प्रवृत्तियों का स्वतंत्रतापूर्वक विकास हो सके ऐसा वातावरण बेसिक विद्यालयों में प्रस्तुत किया जाता है। उनको भ्रमण, श्रमदान, पर्यटन, राष्ट्रीय उत्सवों पर आयोजन कर सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। बाहरी अनुशासन के स्थान पर आत्म अनुशासन पर बल देकर बालकों को अनुशासित बनाया जाता है। शिक्षा की सारी प्रक्रियाएं, पाठ्यक्रम और कार्यक्रम संगठन, अनुशासन, परीक्षण, शिक्षण विधियां आदि इस प्रकार संचालित की जाती हैं कि बालक के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण ना रहे और स्वतंत्रता के इस वातावरण में वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। तो ये सारे यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो बताए गए। ठीक है, अगला और अंतिम सवाल आज की क्लास का आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इस सवाल को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इस सवाल में पूछा गया, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 50 है। इसमें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में केंद्रीय सरकार की भूमिका का विवेचन कीजिए। जो प्राथमिक शिक्षा होती है इसके प्रशासन किस तरह से इससे प्रशासन में किया जाता है, इसमें केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी भूमिका का आपको यहाँ पर विवेचन करना है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय क्या करता है, वह प्राथमिक शिक्षा के विकास और प्रवृत्ति हेतु भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा एक शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई है। सभी अभ्यर्थियों को पता होगा, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। इस शिक्षा मंत्रालय के 9 भाग हैं और प्रत्येक भाग का शिक्षा के पृथक पृथक स्तर से संबंध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इन विभागों में एक विभाग है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित भी है। ठीक है, जैसे कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, इसके लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, जिसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास और प्रगति में सहयोग प्रदान करना है। केंद्र में नियुक्त विशेष सलाहकार और शिक्षा सचिव का प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सरकार को सलाह देने में तथा केंद्रीय सरकार की शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में विशेष योगदान रहता है। इसमें एक शिक्षा का सचिव रहते हैं, ठीक है, सलाहकार होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा बताया गया प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं क्या हैं। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं के संबंध में परामर्श देने हेतु सरकार ने 2 संस्थाओं की विशेष रूप से स्थापना की है, जिनके कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला आपका केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल में क्या होता है देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सरकार को परामर्श देने हेतु इस मंडल की आपको इसलिए स्थापना की गई। अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल के द्वारा केंद्रीय सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिनके आधार पर केंद्रीय सरकार को अपनी नीतियों का निर्धारण करने में तथा सुझावों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण करने में इसी परामर्शदाता मंडल के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इस मंडल के द्वारा सरकार को दिए गए अन्य सुझाव ऐसे थे कि साधारण प्राथमिक पाठशालाओं का बुनियादी पाठशालाओं के रूप में परिवर्तन किया जाना, राज्य सरकारों स्थानीय संस्थाओं का प्राथमिक शिक्षा से संबंधित स्थापित करना। अगला था आपका प्राथमिक अध्यापकों के वेतन में सुधार और अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को दूर करने हेतु सक्रिय प्रयास करने पर बल देना। ठीक है, अगला पॉइंट यह बताया गया अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु व्यावसायिक दृष्टि से प्रयास करने हेतु इस परिषद का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में स्पष्ट की गई धारा को व्यवहारिक रूप प्रदान करता ही वस्तुतः इस परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए ये जो परिषद है ये यहाँ पर समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों को अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत कराती है। इस परिषद में 23 यानी कि 23 सदस्य होते हैं, जिनमें 14 राज्यों के प्रतिनिधि के अतिरिक्त कौन कौन होते हैं वो देखना है। यहाँ पर आपको 14 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन सदस्य 23 होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें 7 सदस्य और कौन है, 6 और 3 9 सदस्य और कौन कौन है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार अथवा परामर्शदाता मंडल का प्रतिनिधि सदस्य, दूसरा होता है आपका शिक्षण विद्यालय का अध्यक्ष, तीसरा आपका विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा, चौथा आपका विशेषज्ञ स्तरीय शिक्षा और अगला है विशेषज्ञ अनुसूचित जाति और अगला आपका अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय परामर्शदाता होता है। प्राथमिक स्तर से संबंधित अखिल भारतीय स्तर की इस परिषद का क्या कार्य है, तो प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण, प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजना को तैयार करना, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के विकास के संबंध में केंद्रीय व राज्य सरकार को सुझाव देना, अनुसंधान आदि करना। ठीक है, ये सारे क्या है कार्य बताए गए। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया प्राथमिक शिक्षा संबंधी केंद्रीय सरकार के कार्य। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा संबंधी केंद्रीय सरकार के कौन कौन से कार्य होते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु किए जाने वाले केंद्रीय सरकार के कार्यों को 3 श्रेणी में आप रख सकते हैं। पहला है केंद्र के द्वारा क्रियान्वित कार्य जो पूर्णतः केंद्रीय सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दूसरा केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रस्तावित राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में सहायता और तीसरा आपका केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रस्तावित तथा राज्य सरकारों के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना, बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना।
अगला आपका प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना आदि। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस लगातार चल रही हैं। इसके साथ ही जैसे ही ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ साथ बहुत जल्दी आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सन 2016 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। पुराने सारे पेपरों के जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हैं वो बिल्कुल लाइव सॉल्व कराए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।